नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का यह दंतुरिन मुस्कान और फसल नामक पाठ का सार तथा प्रमुख प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो यह पाठ जो है नागार्जुन नामक लेखक ने लिखा है, जिनका जन्म 1911 को हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कवि इसमें एक छोटे बच्चे की दो दांत वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान, यानी कि तुम्हारे ये नन्हे दांतों के साथ वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति जो निराश हो गया है जीवन से, वो भी तुम्हारी मुस्कान देख करके उसके जीवन में आशा का संचार हो सकता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात का मतलब गाल है कि जो तुम्हारे गाल हैं ये धूल में मिट्टी में सने हुए हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब कमल, कि जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल जो है मेरी झोंपड़ी में यानी कि मेरे घर में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। इस प्रकार से कवि एक नन्हे बच्चे की मुस्कान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। कि शेफालिका के फूल इस प्रकार के कोमल होते हैं कि उनको हाथ लगाते उनके जो पुष्प हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अर्थात कवि कह रहे हैं कि शेफालिका के फूल, यानी कि तुम्हें बांस और बबूल जैसे कठोर वृक्ष भी छू लें तो उनसे भी कोमल फूल बरसने लगेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? क्या यूँ मुझे लगातार देखते रहोगे? अनिमेष का मतलब लगातार। थक गए हो कि यूँ मुझे तुम एकटक निगाह से जब देख रहे हो तो तुम थक गए होंगे। आंख लूँ मैं फेर, तो मैं क्या तुमसे आंख फेर लूँ, यानी कि मैं अपनी नज़र को दूसरी तरफ कर लूँ? तुम मुझे देखते देखते थक गए होंगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यानी कवि जो है वो बच्चे से पहली बार मिल रहा है। तो कवि कह रहे हैं तो क्या हो गया कि तुम मुझे पहली बार पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि हम पहली बार ही मिले हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, कि अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, मैं देख न सकता, मैं न पाता जान, अर्थात मैं तुम्हें न देख पाता और न तुम्हें जान पाता, और तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान को भी मैं महसूस नहीं कर पाता, यानी कि तुम्हारी जो दो दांत वाली जो प्यारी सी मुस्कान है उसको भी मैं नहीं देख पाता। इसलिए धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी कि तुम्हें भी धन्यवाद और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद। तो कवि जो है बच्चे को भी धन्यवाद दे रहे हैं उसकी ऐसी खूबसूरत मुस्कान को दिखाने के लिए, और उसकी माँ को भी। नेक्स्ट लाइनों में कहते हैं कवि, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, अर्थात मैं तो तुम्हारे लिए एक परदेसी और अनजान हूँ जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, है ना। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अर्थात इतने दिनों तक बाहर रहने और हमारी कोई मुलाकात नहीं होने से तुम्हें मैं अतिथि जैसा ही लग रहा होगा। बच्चे से कवि कह रहे हैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा न हो रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब पंचामृत, दूध दही जो भी शहद मिला करके जो पंचामृत बनता है बच्चों को चटाया जाता है बचपन में। तो कवि कह रहे हैं उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, अर्थात मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अपनी माँ के हाथ से पंचामृत का सेवन जरूर किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार का मतलब होता है कि आंखें चुरा करके देखना, तिरछी निगाहों से देखना। जब तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो और होती जबकि आंखें चार, जब हमारी आंखें मिलती है, गलती से हमारी अगर नज़रें मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस प्रकार से कवि जो है दंतुरिन मुस्कान नामक कविता का पाठ का सार हमने देखा। अब एक और कविता इस पाठ में कवि ने लिखी है, फसल। ये कविता कवि ने फसल उगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन चीज़ों की ओर कवि ने मुख्य रूप से फोकस किया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अर्थात फसल उगाने के लिए एक दो नहीं हजारों नदियों के पानी का जादू लगता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, अर्थात इन हजारों लाखों खेतों में लाखों करोड़ों किसान मेहनत करते हैं तब जाकर फसल तैयार होती है। अगले लाइनों में कह रहे हैं एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अर्थात जो फसल है वो दुनिया भर के खेतों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिनमें अलग अलग तरह की फसलें होती है। तो फसल जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का क्या है, गुणधर्म है। फसल क्या है, कवि कह रहे हैं फसल क्या है, आखिरकार फसल है क्या? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है वह, अर्थात यूँ तो फसल कुछ भी नहीं है, यह तो नदियों के पानी से उत्पन्न हुआ क्या है, एक जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात फसल लाखों करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का फल है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, अर्थात यह अलग अलग मिट्टियों के गुणों का फल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, अर्थात फसल जो है वो सूर्य की रोशनी का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण है। सिमटा हुआ संकोच है हवा के चिरकन का, अर्थात
वो हवा ही है जिसके प्यारे प्यारे स्पर्श से फसल जो है वो सांस लेती है। इस प्रकार से कवि ने जो है इस पूरे कविता के माध्यम से फसल उगाने के लिए मुख्य रूप से मिट्टी, हवा, किसान और जो है सूर्य का प्रकाश, पानी, इन सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण बताया है। अब चलते हैं इन दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तरों की ओर। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दंतुरित का अर्थ है बच्चे के पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मुस्कान के प्रभाव से बांस और बबूल जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया है। प्रश्न नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे अबोध होते हैं। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बल्कि बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, उनके मुस्कुराने की खास वजह होती है। बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है? तो बच्चे की मुस्कान से मृतक में जान आ जाती है, ये इस पाठ में आया है। कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो तालाब में न खिलकर कवि की झोंपड़ी में खिल रहे हैं। बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण भी पिघलकर जल बन गया है। बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है। बच्चा जब तिरछी नजरों से देखता मुस्कुराता है तो कवि को लगता है कि जैसे वह उसके प्रति प्रेम प्रकट कर रहा हो। तो इस प्रकार से इन सब पंक्तियों के माध्यम से पता चला हमारे को कि जो है बच्चे की मुस्कान जो है वो श्रेष्ठ है। अगला कविता है फसल। उसके प्रमुख प्रश्न उत्तर। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो कवि ने पूरे पाठ में मानव श्रम यानी किसानों का जो परिश्रम है वो, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा जैसे तत्वों को आवश्यक बताया है। फसल को हाथों के स्पर्श, गरिमा और महिमा बताकर कवि क्या कहना चाहता है? तो फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा, तब ये साधन सार्थक होंगे। अतः यह किसान के श्रम की गरिमा है, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं और इसकी महिमा बढ़ती है। इस प्रकार से इन दोनों कविताओं के प्रमुख प्रश्न उत्तर पाठ का सार हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।